हेलो फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी अपनी प्रोवर क्लासेज में। दोस्तों, हम इस वीडियो में देखेंगे मौलिक अधिकार या फंडामेंटल राइट का भाग 2। यानी कि हम इससे पहले वाली वीडियो में मौलिक अधिकार के जो 3 भाग हैं, मौलिक अधिकार के जो 3 मौलिक अधिकार हैं उनको देख चुके हैं, और 3 बाकी जो बचे मौलिक अधिकार हैं हम इस वीडियो में उसको देख लेते हैं। दोस्तों, अगर मौलिक अधिकार या मूल अधिकार की बात करें तो कुल 6 मूल अधिकार वर्तमान में हैं, जिनमें कि हम पहली वीडियो में समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इन तीनों को देख चुके हैं। अगर आप ये वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक है, आई बटन पे भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। चलिए, बाकी जो 3 बचे हुए हैं उनको हम देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं उनको। चलिए देख लेते हैं चौथा मौलिक अधिकार क्या है। चौथा मौलिक अधिकार हमारा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि यह धार्मिक स्वतंत्रता है, यानी कि इसमें धर्म अंतःकरण या उसके धर्म को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्य करना, या इस तरह के जितने भी अधिकार हैं वो धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आते हैं, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक वर्णित हैं। चलिए देख लेते हैं अनुच्छेद 25 में क्या है। अंतःकरण के आधार पर धर्म मानने की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है। यह इस अनुच्छेद 25 के तहत छूट दी जाती है। अनुच्छेद 25 के तहत ही सिख लोग जो कटार रखते हैं अपने पास, वो इसी के तहत आता है। इसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 26। इसके बाद माने गए धर्म का प्रबंध करना या की स्वतंत्रता, मतलब कि माने गए जो धर्म, कोई भी किसी धर्म को मानता है तो उसके जो प्रबंधन के लिए उसको किस तरीके से प्रबंध कर सकता है, उसके लिए जो व्यवस्थाएं करना है वो कर सकता है। और इसमें चल अचल संपत्ति दोनों आती है। चल की बात करें तो जैसे पैसा हो गया, ये चल संपत्ति है, जैसे जमीन हो गई वो अचल संपत्ति है। फिर इसके बाद आ जाता है आपका अनुच्छेद 27। इसके तहत किसी राज्य में किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कोई कर नहीं लगाया जा सकता है। धर्म के आधार पर कोई कर नहीं लगाया जाएगा। जैसे कि पहले क्या होता था कि किसी विशेष समुदाय से, जैसे जजिया कर या किसी विशेष समुदाय से जो विशेष कर लगाए जाते थे, ऐसे कर कोई नहीं लगाया जा सकता। फिर आपका आ जाता है अनुच्छेद 28। जो सरकारी वित्त पोषित विद्यालय हैं उनमें कोई भी विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दी जा सकती, लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है तो उसमें विशेष धर्म की शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन वह भी किसी भी व्यक्ति के साथ जबरदस्ती करके नहीं दी जा सकती। चलिए, इस तरह से आप धार्मिक स्वतंत्रता को समझ पाए होंगे कि देख लेते हैं 25, 26, 27 और 28 में क्या क्या है। तो पहले क्या है कि हमें धर्म मानने की स्वतंत्रता है कि जो भी चाहे मान सकते हैं, उसके बाद उसका प्रबंध करें, मतलब कि पहले माने फिर उसके बाद उसका प्रबंध करें, लेकिन उसका कोई टैक्स नहीं है, कोई कर नहीं है। उसके बाद ये आ जाता है कि किसी भी सरकारी संस्थान में हम उसकी धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। इस तरीके से हम 25 और से 28 तक समझ लिए। इसके बाद हम देख लेते हैं अगली स्वतंत्रता क्या है। अगली स्वतंत्रता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। 5वां वाला जो है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार, यह आता है अनुच्छेद 19 से लेकर 30 तक। यह मुख्यतः अल्पसंख्यकों के लिए दिया गया है। तो देख लेते हैं अनुच्छेद 19 क्या है। अनुच्छेद 19 में है कि इसके अंतर्गत है कि प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा लिपि को सुरक्षित रखने या संरक्षित रखने का प्रावधान है या अधिकार है। जैसे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय का भी है, भाषाओं के रूप में अल्पसंख्यक है, उसे भी पूरा प्रबंध करने का यह अधिकार है। कौन से अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 29 के तहत, 29 के तहत दिया जाता है सब। और फिर इसके बाद अगला जो आता है अनुच्छेद 30, यह भाषा, लिपि और संस्कृति की सुरक्षा के लिए अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी पसंद की शिक्षण संस्थान का स्थापना करने का अधिकार है, और ऐसी संस्थाओं में प्रवेश से वंचित भी नहीं किया जा सकता किसी को। जो अगर चाहे किसी में प्रवेश लेना तो किसी को ऐसे वंचित नहीं किया जा सकता। यह विशेष अल्पसंख्यकों के लिए होता है। अगर इसमें कोई भी जैसे कि अनुदान दिया जाता है शैक्षणिक, तो इसमें भी सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी, ऐसा भी इसी अनुच्छेद में अनुच्छेद 30 में उल्लिखित है। इस तरह से आप शिक्षा और संस्कृति का अधिकार भी समझ पाए कि अनुच्छेद 19 में क्या है। अनुच्छेद 19 में भाषा लिपि को संरक्षित रखने का अधिकार है। कोई भी समुदाय का हो, चाहे अल्पसंख्यक का हो, चाहे कोई भी, इससे भाषा और लिपि और संस्कृति बना के रखने का अधिकार है। और जो 30 वाला है
इसमें कोई भी जैसे शिक्षण संस्थान खोलने की स्वतंत्रता है और उसमें सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी और अनुदान देगी। इसके बाद आपका आ जाता है छठवां अधिकार, जो है कि छठवां अधिकार है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जैसे कि उपचार से नाम ही से उपचार से ये समझ में आ रहा होगा कि उपचार नाम से ही ये समझ में आ रहा होगा कि उपचार मतलब किसी का ट्रीटमेंट करना या उपचार करना। उपचार कब किया जाता है? जब कोई टूट फूट होता है या कोई गड़बड़ी होती है उस समय। तो इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है अनुच्छेद 32 को। यह भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसे संविधान की आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा है। यह इसलिए क्योंकि यह किसी व्यक्ति के लिए सबसे बड़ा अधिकार उसका क्या है? मौलिक अधिकार है, और उसका संरक्षण प्रदान करने वाला जो है यह है अनुच्छेद 32, इसलिए इसे संविधान की आत्मा कहा है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु 5 प्रकार की रिटें जारी करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु सुप्रीम कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 प्रकार की रिटें जारी कर सकता है जो कि मौलिक अधिकार का संरक्षण करती है। जिसमें कि 5 प्रकार की रिटें कौन कौन सा है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे हेबियस कॉर्पस कहते हैं। फिर इसके बाद है परमादेश, जिसे मैंडमस कहते हैं। फिर इसके बाद है प्रतिषेध, जिसको अगर इंग्लिश में कहें तो प्रोहिबिशन कहते हैं। फिर उत्प्रेषण, सेरिश्रियो कहते हैं। फिर इसके बाद है अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो। इस तरीके से 5 प्रकार की रिटें जारी होती है। 5 प्रकार की रिटें जो जारी होती है अनुच्छेद 32 के तहत, तो अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट क्यों जारी होगी? अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट इसलिए जारी होगी कि जब भी किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार के प्रति मौलिक अधिकार न मिले या मौलिक अधिकार उसको न दिया जाए, तो ऐसे समय में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार की रिट जारी कर सकती है, जो कि ये 5 प्रकार की रिटें इस प्रकार हैं। और इन रिटों को न्याय का झरना भी कहा जाता है। इन रिटों को कहा जाए तो इनको न्याय का झरना भी कहा जाता है। चलिए देख लेते हैं कि यह 5 प्रकार की रिट कौन कौन सी हैं। 5 प्रकार की, तो पहली जो रिट है आपकी बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह है कि जैसे कि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे में ही उसे न्यायालय में पेश किया जाना है, यानी कि अधीक्षक के सामने उसे पेश किया जाना होता है। और उसे बंदी बनाने पे जैसे कि उसे नज़रबंद नहीं किया जा सकता, 24 घंटे के अंदर उसे पेश ही करना है। फिर उसके बाद है आपका यह नागरिक अधिकारों के लिए सर्वोत्तम रिट है। अगर इसको कहा जाए बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो यह नागरिक अधिकारों में उसका एक सर्वोत्तम रिट भी मानी जाती है। परमादेश, अगला आ जाता है परमादेश। परमादेश का मतलब ही होता है कि जैसे परम आदेश, जैसे यह होता है कि इसमें क्या है, हम आदेश देते हैं। इसमें क्या होता है कि जब भी कोई सार्वजनिक पदाधिकारी, जैसे सार्वजनिक पद पे जो कोई पदाधिकारी बैठा है, वो किसी का आदेश मानने से मना कर देता है, तो इन कारणों की समीक्षा क्या करता है कि उससे उच्चतम न्यायालय जो है वो उसकी समीक्षा करती है। और इस तरीके से समीक्षा का करने का मतलब वो है कि उच्चतम न्यायालय क्या करती है, उसको आदेश देती है। तो इसलिए इसको कहा जाता है परमादेश। और तीसरा आपका क्या है, प्रतिषेध। प्रतिषेध का मतलब यह होता है कि मना करना, मुख्य अगर मतलब कहा जाए तो मना करना। जब कोई अधीनस्थ न्यायालय यानी कि कोई छोटी न्यायालय जैसे जिला न्यायालय क्या करती है कि अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के फैसले करने लगती है। अपने अधिकार, उसका सबका अपना अधिकार क्षेत्र होता है, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर के फैसले देने लगे या उस पर सुनवाई करने लगे, तो ऐसी स्थिति में उसे प्रतिषेध, ऐसी स्थिति में उसको क्या किया जाता है, प्रतिषेध नामक रिट जारी की जाती है। उसके बाद आपका आता है उत्प्रेषण। चौथा आपका हो जाता है उत्प्रेषण। इसको देख लेते हैं। उत्प्रेषण देखते हैं क्या है, प्रमाणित होना या सूचना देना। उत्प्रेषण का मतलब क्या है, प्रमाणित होना या सूचना देना। इसमें क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय और अधिक सूचना मांगता है। जैसे क्या होता है कि अधीनस्थ न्यायालय में कोई ट्रायल चल रहा हो या जैसे कोई केस चल रही हो, तो उससे में अगर मान लीजिए कि कोई मामला लंबित है या कोई मामला रुका हुआ है, तो उससे क्या होता है कि अगर उससे उच्च न्यायालय क्या करेगी, उससे सूचना मांगेगी कि इसमें कितनी कार्रवाइयाँ हुई और क्या क्या है। तो उसका अगर ज़्यादा सूचना मांग रही है तो वह किसके तहत मांगेगी, उत्प्रेषण के तहत, उत्प्रेषण रिट के तहत। इसके बाद आपका आ जाता है अंतिम वाला रिट जो है वो अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का मतलब होता है प्राधिकृत या वारंट जारी करना।
वो अधिकार परीक्षा का मतलब ही होता है कि जैसे किसके अधिकार से अधिकार पूछना। जैसे कोई व्यक्ति लोक कार्यालय में अवैध तरीके से अनाधिकार कर रहा है, उसको रोकना। जैसे कि कोई भी लोक सेवक है, जैसे कोई जॉब कर रहा, वो क्या हुआ, जैसे कि उसका ट्रांसफ़र हो गया, फिर भी वो हट ही ना रहा है, या किसी की नियुक्ति हुई, कोई नियुक्ति ही नहीं दे रहा है, तो इस तरह से वो उसी पद पे बना है, उसे छोड़ना ही नहीं चाह रहा है। तो अगर उस पद पे बना है, तो वह व्यक्ति अगर कोई रिट दायर करता है, तो अधिकार परीक्षा के तहत उसे कोर्ट पूछती है कि आखिर तुम किसके अधिकार से अभी तक यहाँ पे बने हुए हो। ये हो गया 5 प्रकार की रिटें। अब हम इसे समझ भी चुके होंगे। चलिए देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों पे कभी कभी प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं, उनके क्या नियम है कि मौलिक अधिकार पे कब प्रतिबंध लगाए जाते हैं, ऐसी विशेष दशा या ऐसी विशेष स्थिति क्या है। तो ऐसी विशेष स्थिति ये होती है कि राष्ट्रपति द्वारा लगाया जाता है मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध। तो मौलिक अधिकारों पर प्रतिबंध लगाने में क्या है कि 2021 को छोड़ के 2021 को छोड़ के राष्ट्रपति क्या करता है कि मौलिक अधिकारों को रद्द कर देता है, यदि आपातकाल लागू हो तब। अगर आपातकाल नहीं होता है तो कोई भी अधिकार छीने नहीं जा सकते हैं। इसके बाद इसमें नोट में हम देख लेते हैं, राष्ट्रपति सामान्य समय में मानव के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, लेकिन संसद विशेष कानून बना के इसके अधिकार को छीन सकती है। जैसे कि अगर सामान्य समय चल रहा है, तो उस समय क्या होगा कि राष्ट्रपति भी किसी के मौलिक अधिकारों को नहीं छीन सकता, लेकिन संसद के पास ये पावर दी गई है। संसद में कौन कौन आता है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, तीनों मिलकर संसद को ये पावर दी जाती है कि किसी भी व्यक्ति को विशेष कानून बना के उसका मौलिक अधिकार छीन सकती हैं। और फिर आपका अगला आ जाता है संसद। चलिए अगला देख लेते हैं कि मौलिक अधिकारों पर जो प्रतिबंध है वो संसद द्वारा भी लगाया जा सकता है। किसके द्वारा? संसद द्वारा। चलिए देख लेते हैं, संसद द्वारा लगाया जाता है। अनुच्छेद 33 में कहें, अनुच्छेद 33 की बात करें तो इसके जो आईबी के अधिकारी, इसमें आईबी छूट गया है। आईबी के अधिकारी होते हैं, जैसे रा के एजेंट होते हैं, ऐसे कुछ गोपनीय विभाग होते हैं, उनके जो एजेंट होते हैं या उनके जो अधिकारी होते हैं, उनकी मौलिक अधिकार छीन ले जाते हैं। जैसे उनको जो अभिव्यक्ति है बोलने की, कि जैसे वो हर जगह नहीं बता सकते कि वो कौन है, क्योंकि उनको ये खतरा रहता है कि कोई जानेगा उनके बारे में तो उनके जान का खतरा हो सकता है, इसलिए उनकी कुछ फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है, उसे छीन ली जाती है, कुछ हद तक अधिकार छीन ले जाते हैं स्वतंत्रता के। इसके बाद अनुच्छेद 34 के तहत जहाँ पे सेना विधि लागू होती है, जैसे कि किसी ऐसे क्षेत्र में जहाँ पे बहुत ही आंतरिक अशांति हो, तो ऐसे जगह पे सेना कानून लगा दिया जाता है, जिसमें उनके नागरिकों को कुछ हद तक मौलिक अधिकार को छीन लिया जाता है, लेकिन 20 से 21 को कभी नहीं छीना जा सकता, या आपातकाल हो तब भी नहीं छीना जा सकता है। ओके, अब आप समझ चुके होंगे। चलिए कुछ मुख्य बिंदु है, कुछ मुख्य पॉइंट है, उनको देख लेते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण। मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए हम 5 प्रकार की रिट जारी करते हैं, उनको देख लेते हैं। 5 प्रकार की रिट किस प्रकार से जारी होती हैं उनको देख चुके हैं। जो रिट जारी होती है अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट जारी करती है। और अगर हाई कोर्ट में बात करें तो 226 के तहत हाई कोर्ट में अपील करते हैं और 5 प्रकार की रिट जारी करती है हाई कोर्ट भी। इसके बाद आपका आता है अनुच्छेद 12 में 12 व अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 12 में राज्य व अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है। जैसे अनुच्छेद 12 की बात करें तो अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा, अनुच्छेद 13 में विधि की परिभाषा बताई गई है। उसके बाद देख लेते हैं, क्या मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो देखते हैं, इसमें कुछ वाद हुए, कुछ टिप्पणियां हैं, उनको देख लेते हैं। गोलकनाथवाद में ऐसा कहा गया था कि नहीं, लेकिन केशवानंद भारती और मिनर्वावाद में कहा गया था कि हाँ, मौलिक अधिकारों में भी संशोधन हो सकते हैं। इसके बाद आप कहा जाता है मौलिक अधिकार किसको प्राप्त है, ये देखा जाए इस प्रकार के प्रश्न। तो यह होता है कि मौलिक अधिकार भारतीय नागरिक अगर हो उसे तो सभी मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन जो विदेशी हैं उनको 14, 20 से लेकर 28 तक और 19 वाला जो है उस कुछ सीमित मात्रा में प्राप्त है। इसके बाद आपका आ जाता है कि मौलिक अधिकार पर सर्वप्रथम विचार किसने दिया। तो मौलिक अधिकार पर सर्वप्रथम विचार अगर किसी ने दिया तो जवाहरलाल नेहरू ने 1928 में दिया था। इसके बाद मौलिक अधिकारों का जो प्रस्ताव था 1931 में कांग्रेस के कराची अधिवेशन में नेहरू जी ने तैयार किया था। इस तरह से हम पूरी तरीके से मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लिए 2 वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।